नमस्कार साथियों एट्थ पे कमीशन की तीन बड़ी खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार भैया वो हल्ला ज्यादा कर रही है, काम धीमा धीमा कर रही है, वो हल्ला ज्यादा कर रही है, दिखावा ज्यादा कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे जब कोई नई बहू शादी होकर आती है तो उसके नखरे ज्यादा होते हैं, वैसे ही दोस्तों सरकार एट्थ पे सीपीसी के नाम पर नई बहू की तरह नखरे दिखा रही है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर तीन बड़ी खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी खबर है दोस्तों एनसीजेसीएम जो स्टाफ साइड के दोस्तों जो तमाम जो पदाधिकारी हैं दोस्तों उनकी तरफ से शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है दोस्तों, और लेटर में बहुत बड़ी बात कही गई है। इसके बाद दोस्तों एसीपीसी सरकार एक मेमोरेंडम इनवाइट कर रही है और रिप्रेजेंटेशन करना चाह रही है सरकार एक मेमोरेंडम, और मेमोरेंडम को दोस्तों सभी के लिए कहा है कि साझा पत्र बनाइए, साझा घोषणा पत्र बनाइए। सभी लोग इसमें इनवाइट हैं, सभी लोगों को सरकार आमंत्रित कर रही है कि भैया आप चाहे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पेंशनर है, चाहे जनता है, अपनी राय दीजिए। और दोस्तों तीसरी बड़ी खबर है जो सरकार ने 18 सवाल पूछे थे, उसमें दोस्तों जो मुख्य मुख्य सवाल थे आज एनसीजेसीएम की तरफ से उनके जवाब दे दिए गए हैं। आखिर क्या वो जवाब है, और वो जवाब आपको जानना बहुत जरूरी है कि एनसीजेसीएम शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से तमाम संगठनों की तरफ से सरकार को उन 18 प्रश्नों का क्या जवाब दिया गया है, वो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है। इसलिए साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा हमारे चैनल पे ही आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी, लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। देखिएगा दोस्तों सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, एट्थ पे कमीशन गेट रेडी फॉर मेमोरेंडम सबमिशन। द एट्थ सेंट्रल पे कमीशन इनवाइट्स मेमोरेंडम या रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम एम्प्लॉई पेंशनर एसोसिएट्स एंड इंडिविजुअल। सबमिशन विंडो जो खोली गई है वो 5 मार्च 2026 से शुरू हो रही है दोस्तों, जो कि 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी। वेटिंग फॉर एनसीजेसीएम मेमोरेंडम मैं पढ़ता हूँ। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी वेबसाइट 8cpc.gov.in पर सेवारत कर्मचारियों पेंशन भोगियों के संघों, यूनियनों, संगठनों, संस्थानों के साथ साथ कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और इच्छुक व्यक्तियों के ज्ञापन सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक ऑनलाइन प्रारूप उपलब्ध कराया है। 30 अप्रैल 2026 तक राय सुझाव दिए जा सकेंगे। ज्ञापन प्रस्तुत करने का प्रारूप mygov.in पोर्टल यानी innovationindia.mygov.in पर उपलब्ध है। आयोग ने हितधारकों से अनुरोध किया कि वे केवल उपरोक्त पोर्टल पर अपने सुझाव प्रस्तुत करें और यहाँ पर कागजी प्रतियां या ईमेल या पीडीएफ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर सुझाव लिख के देना है दोस्तों, यहाँ पर कोई फाइल आपको अटैच नहीं करनी है। मतलब पिटारा इतना सरकार कर रही है, अभी कुछ किया नहीं है। पता नहीं यार क्या ड्रामा चल रहा है। अरे जो मांगे हैं उन पर विचार कीजिएगा। अब आप जनता से राय पूछ रहे हो, पेंशनर से राय पूछ रहे हो, तमाम सभी से राय पूछ रहे हो। पेंशनर क्या राय देगा, जनता क्या राय देगी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या राय देगा? भैया राय तो उनके पदाधिकारी देंगे जो संगठन है। संगठन पर सभी की राय पहुंच चुकी है। संगठन एक साझा मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं, उस पर वो राय आप लोग उस पर सरकार गौर करे। सो नहीं सभी की राय पूछ रही है, बड़ा यार खेल चल रहा है। देखिएगा दोस्तों अब यहाँ पर शिव गोपाल मिश्रा जी का एक लेटर देखिएगा, इन्होंने एनसीजेसीएम 2026 सीपीसी ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स के लिए भेजी है। 28 फरवरी का दोस्तों लेटर है। टू ऑल ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स टू प्रिपेयर एट सीपीसी मेमोरेंडम ऑन बिहाफ ऑफ स्टाफ साइड एनसीजेसीएम। तो डियर कॉमरेड्स, यहाँ पर इन्होंने 3 बातें कही हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। द स्टाफ साइड्स ऑफ प्रिपेयर ड्राफ्ट रिप्लाई टू 8 क्वेश्चन पब्लिश बाई द ACPC एंड टू forward the same all the drafting committee members for the their waiting approval by 27/2/2026। तो यहाँ पर ये 3 दोस्तों जो इनके जो कमेंट है इसका मैंने हिंदी अर्थ किया है, क्योंकि हिंदी हम देख लेते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश हमें नहीं आती है, तो हिंदी की हम बात करते हैं। प्रिय साथियों, 25/2/2026 को हुई ACPC ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों की पहली मीटिंग में अलग अलग संगठनों से मिले अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा के बाद एकमत ये फैसले लिए गए हैं। स्टाफ साइड जो पहला जो
उसका पॉइंट है वो है स्टाफ साइड एसीपीसी द्वारा पब्लिश किए गए 18 सवालों के जवाब का ड्राफ्ट तैयार करे और उसे 27/2/2026 तक सभी ड्राफ्टिंग कमेटी सदस्यों को उनकी जांच या मंजूरी के लिए भेज दे। दूसरा दोस्तों जो पॉइंट है, सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल जेसीएम की तरफ से एक लेटर एसीपीसी के सदस्य सचिव को भेजा जाए जिसमें एसीपीसी के कामकाज के तरीकों पर चर्चा करने के लिए पहले की तरह एसीपीसी के बाद तुरंत मीटिंग करने के लिए कहा जाए। और तीसरा पॉइंट है, स्टाफ साइड ऑफिस ड्राफ्टिंग कमेटी के कुछ सदस्यों की मदद से मिले सभी प्रपोजल की स्टडी करेगा और सभी कॉमन सर्विस मैटर पर एसीपीसी मेमोरेंडम का ड्राफ्ट तैयार करेगा। इसे 15/3/2026 तक सभी ड्राफ्टिंग कमेटी सदस्यों को भेजा जाएगा और ड्राफ्टिंग कमेटी सदस्य 25/3/2026 से पहले स्टाफ साइड ऑफिस को अपने विचार दे सकते हैं। मिले सभी विचारों, अमेंडम और कमेंट्स पर विचार करने के बाद उन्हें संबंधित चैप्टर में शामिल किया जाएगा। इस तरह तैयार किए गए एक फाइनल ड्राफ्ट पर ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग में आगे चर्चा की जाएगी। यह मीटिंग अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते में हो सकती है। इसलिए मिले इनपुट के आधार पर सभी 18 सवालों के जवाब तैयार किया गया है। ड्राफ्ट जवाब इस सर्कुलर के साथ एनेक्सर 1 के तौर पर अटैच है। आप इसे अपनी जांच और अप्रूवल पर देख सकते हैं। आप अपने विचार इस ऑफिस के ईमेल आईडी ncjcm.np@gmail.com पर 2/3/2026 को या उससे पहले भेज सकते हैं। एसीपीसी में सबमिशन करने के बाद फाइनल जवाब 4/3/2026 तक आप सभी को भेज दिए जाएंगे। आप अपने सभी एफिडेविट्स और मेंबर को सलाह दे सकते हैं कि वे 8th सीपीसी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बिना किसी बदलाव के सभी 18 सवालों का वही जवाब दें जब तक इसे सोशल मीडिया या पब्लिक डोमेन वगैरह में शेयर नहीं किया जा सकता था। हम आपकी जानकारी के लिए यह लेटर जारी कर रहे हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एनसीजेसीएम की तरफ से जो 18 सवाल हैं दोस्तों, उनके जवाब तैयार हो चुके हैं और मैं आपको जवाब दिखाने जा रहा हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा दोस्तों ये 2 मैंने खबर आपको बता दी। अब तीसरी खबर है कि आखिर क्या क्या जवाब उत्तर दिए गए दोस्तों एनसीएम की तरफ से। देखिएगा दोस्तों, 18 प्रश्न थे। हम इसमें से कुछ प्रश्न छाटेंगे जो आर्मी एम्प्लॉय और पेंशनर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जो पहला प्रश्न था, वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर प्रभाव पड़ते हैं। इनमें से कुछ प्रभाव उपभोग और बचत को बढ़ावा देने के संदर्भ में सकारात्मक है, जबकि अन्य राजकोषीय घाटे, मुद्रास्फीति की संभावना और समग्र विकास एवं जनकल्याण जैसे अन्य व्ययों में कटौती के संदर्भ में नकारात्मक हैं। इस संबंध में निर्णय लेते समय कई विकल्प चुनने पड़ते हैं। अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और देश की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग को समग्र दृष्टिकोण का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होना चाहिए। ये पहला प्रश्न था, इसका दोस्तों 200 शब्दों में उत्तर दिया गया है। देखिएगा, ये एनसीजेसीएम की तरफ से उत्तर दिया गया है। 8वें सीपीसी मार्गदर्शक सिद्धांत समानता, पारदर्शिता और होना चाहिए। स्पष्टता, सरकारी कर्मचारी लोक सेवा विवरण की रीढ़ है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि कर्मचारियों और उनके परिवारों को आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप आर्थिक सुविधा प्रदान की जाए। जब कर्मचारियों के वेतन और कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है तो बेहतर शासन, प्रेरित सेवा और सामाजिक स्थिरता के माध्यम से पूरे राष्ट्र को लाभ होता है। कर्मचारियों को बोझ नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में देखा जाना चाहिए और जनता सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना चाहिए। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि सरकार के लिए केवल खर्च नहीं, यह मानव पूंजी में निवेश है जो उपभोग, बचत और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। आज भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हमारे विकासात्मक और रणनीतिक जरूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। अनुमान है ये 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसका सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होगा। इसलिए हम 8वें सीपी से आग्रह करते हैं कि वह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी सिफारिश के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की वास्तविकता आय में कमी न आए, मुद्रास्फीति, बढ़ती जीवन लागत और सरकारी कर्मचारियों को इसमें फ़ायदा दिया जाए। तो दोस्तों, ये एनसीजेसीएम की तरफ से पहले प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। और यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनको उनका वेतन बढ़ाना जाना चाहिए। चलेगा दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न देखिएगा क्या है। सरकारी संगठनों सहित विभिन्न संगठनों में वेतन निर्धारण में क्षैतिज सापेक्षता अर्थात विभिन्न क्षेत्र कैडरों के समान पदों को एक ही स्तर वेतनमान रखना, यानी ये 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो रही है। और ऊर्ध्वाधर सापेक्षता यानी पदोन्नति, उच्च समानता वेतन मान पिंड में स्थानांतरित शामिल होती है। सरकारी विभागों में विभिन्न पदों के बीच सापेक्षता समय के साथ व्यापक रूप में स्थापित हो चुकी है।
हालांकि सरकारी और निजी क्षेत्र में वेतन और भत्तों के बीच सापेक्षता स्थिति अभी तक उतनी स्थापित नहीं है। 8वें सीपीसी को सरकारी और सार्वजनिक निजी क्षेत्र में वेतन और भत्तों के बीच सापेक्षता का आकलन मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर प्राइवेट वर्सेस सरकारी जो भत्ते हैं उनमें किस तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए। सरकारी और प्राइवेट में काफ़ी अंतर है। देखिएगा यहाँ शब्द 199 में इन्होंने NCJCM की तरफ से उत्तर दिया गया है। सरकारी और निजी क्षेत्र के वेतन की तुलना करना कठिन है और यह व्यवहार नहीं है, क्योंकि दोनों सेवाओं के उद्देश्य मूल रूप से भिन्न है। लोक सेवा का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, जबकि निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। CCS आचार संहिता सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के बाद किसी भी उद्योग कार्यालय में काम करने के सहित विभिन्न गतिविधियों से प्रतिबंधित करती है। इसके अलावा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी मुख्य रूप से लोक सेवा वितरण, नीति कार्यान्वयन और नियामक कार्यों में लगे होते हैं, जबकि रेलवे और रक्षा क्षेत्र के औद्योगिक कर्मचारी उत्पादन और परिचालन गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिनमें बहुत जोखिम और खतरे होते हैं। उनकी भूमिकाओं के लिए व्यापक प्रशासनिक क्षमता, नीति की समझ, समन्वित योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। उनकी जिम्मेदारियों की प्रकृति अक्सर अधिक सघन और राष्ट्रीय महत्व की होती है, जिसकी तुलना दूसरों से नहीं की जा सकती है। 8वें CPC को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कोल इंडिया, ONGC आदि को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तुलना में कर्मचारियों को अधिक वेतनमान और अन्य लाभ मिल रहे हैं। इसलिए समयबद्ध जिम्मेदारियां, राष्ट्रव्यापी जवाबदेही, हस्तांतरित सेवा शर्तें, आचार संहिता आदि ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को कहीं अधिक काम करना पड़ता है। इसलिए सभी सरकारी कर्मचारियों को भी ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए। प्राइवेट वाला सेक्टर अलग है और गवर्नमेंट सेक्टर अलग है। प्राइवेट सेक्टर में आपका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आप उनसे नौकरी नहीं ले सकते, उसका आपको ओवर टाइम का पैसा देना पड़ेगा। जबकि सरकारी कर्मचारियों को 24 घंटे नौकरी में रहते हैं, घर पर भी जाके वो कार्य करते रहते हैं। विभाग का तो यहाँ पर अलग अलग है, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। चलिएगा दोस्तों, अब सीधे चलते हैं 9वें प्रश्न पर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपके वेतनमानों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न वेतनमानों से संबद्ध वेतन वृद्धि दरें आवृत्ति कैसे निर्धारित की जानी चाहिए? क्या ये एक समान होनी चाहिए या सेवा के दौरान वेतनमानों या समय अवधियों में भिन्न होनी चाहिए? तो यहाँ पर 90, इस प्रश्न का उत्तर 90 शब्दों में दिया गया है। देखिएगा उत्तर क्या है NCJCM की तरफ से। वेतन वृद्धि की आवृत्ति वार्षिक होनी चाहिए। वर्तमान वार्षिक वेतन वृद्धि आज के समय में सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशल को लगातार उन्नत करना, नवीनतम तकनीकी और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाना, अनुभव प्राप्त करना और समय समय अपनी दक्षता बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए 3%, ध्यान दीजिएगा, 3% की वेतन वृद्धि दर को संशोधित करके 6% करना आवश्यक है। तो यहाँ पर 6% की मांग की गई है, 3% की जगह। उच्च वेतन वृद्धि दर से क्षमता, उत्पादकता, लोक प्रशासन में योगदान में सुधार बेहतर ढंग से प्रचलित होगा। हम 6% वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रस्ताव करते हैं, क्योंकि इसमें प्रवेश स्तर पर, कनिष्ठ स्तर पर वेतन अधिक होगी। इससे युवा कर्मचारियों को अपना जीवन और परिवार बसाने में सहायता मिलेगी। तो 6% वार्षिक दर से मांग की गई है, जबकि FNO की तरफ से, ये NCJCM की तरफ से 6% वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग की गई है, जबकि FNO की तरफ से 7% वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग की गई है, 7% वार्षिक। चलेगा दोस्तों, अब ये देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है 10वां। देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न है समय के साथ कार्य की विशिष्ट प्रकृति, यात्रा जैसे वे तैनाती स्थल, जुड़ी कठिनाइयाँ, जोखिम, ये आर्मी से रिलेटेड है। विविधताओं की मुआवजे आदि के आधार पर कई भत्ते शुरू किए गए या उन्हें तर्कसंगत बनाया गया है। इनमें से अधिकांश आंशिक रूप में मुद्रास्फीति से जुड़े हुए हैं। एक वैकल्पिक दृष्टिकोण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी CPSE द्वारा अपनाई गई फैकेटेरिया पद्धति है, जिसमें कुछ भत्तों को छोड़कर अधिकारी मूल वेतन की समग्र सीमा के अधीन सुविधाओं और भत्तों को एक समूह में से चुनते हैं। आपके विचार से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अधिक उपयुक्त है? यहाँ पर वेतन भत्तों की कैची चलाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिएगा 76 शब्दों में उसका उत्तर दिया गया है। उत्तर क्या है NCJCM की तरफ से? केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में फैकेटेरिया प्रणाली अपनाई जाती है। यह केंद्रीय सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त विकल्प नहीं है, क्योंकि पारंपरिक भत्ते समानता सुनिश्चित करने और जोखिम भरे खतरनाक कार्यस्थलों, कठिन स्थानों, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों या विशेष कठिनाइयों का सामना कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा करते हैं। वर्तमान प्रणाली में आवास भत्ता, यात्रा भत्ता, जोखिम एवं कठिनाई भत्ता, रात्रि ड्यूटी भत्ता, नर्सिंग भत्ता, रोगी देखभाल भत्ता,
अवकाश भत्ता, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधा जैसी सभी भत्ते सुनिश्चित हैं और इन्हें जारी रखना चाहिए। तो सरकार इन भत्तों पर कैची चलाना चाह रही है। सरकार को ये भत्ते बड़े भारी पड़ रहे हैं। यहाँ पर रात्रि भत्ता, नर्सिंग भत्ता, रोगी देखभाल भत्ता, यात्रा भत्ता, जोखिम कठिनाई भत्ता, आवास भत्ता, है ना, ये सारे के सारे भत्ते काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सरकार इन पर कैची चलाने की सोच रही है। अरे शर्म करे गवर्नमेंट। 11वां दोस्तों प्रश्न है ये दोस्तों, ये भी CA, PA, रेलवे और अन्य रक्षा बल से जुड़ा हुआ है। मतलब CAPF हो गए, है ना, आर्मी से रिलेटेड हो गए, रेलवे से रिलेटेड हो गए। 11वां प्रश्न है, सातवें वेतन आयोग ने जनवरी 2014 में आकलन किया था कि केंद्रीय सरकार में लगभग 47 लाख सेवारत कर्मचारी थे। इनमें CAP, रेलवे, रक्षा बल शामिल थे। पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 52 लाख थी। 2025-26 में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 50 हो जाएगी, जबकि पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 70 लाख होगी। पेंशन भोगियों की संख्या में वृद्धि से सरकार के बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ गया है। पेंशन भोगियों की उचित अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ राजकोषीय बोझ को नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर पेंशनर पर पेंशन पर कैची चलाने की बात कर रही है सरकार। देखिएगा NCJCM की तरफ से 194 शब्दों में उत्तर दिया गया है। क्या है? पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए जीवन रेखा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय लगातार यह माना है कि पेंशन नियोक्ता की मनमानी पर दिया जाने वाला कोई इनाम नहीं है, बल्कि यह दीर्घकालीन और समर्पित सेवा के लिए मिलने वाला एक सुनिश्चित मुआवजा है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि सेवानिवृत्ति लाभ भारत के संवैधानिक अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। इसलिए पेंशन लाभों का भुगतान न होना या पर्याप्त सुरक्षा गंभीर संवैधानिक चिंता पैदा करती है। पेंशन एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जिसका उद्देश्य वृद्धावस्था में गरिमा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। दशकों की सार्वजनिक सेवा के बाद पेंशन भोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। CCS पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत निर्धारित पेंशन 1 जनवरी 2024 से नागरिक कर्मचारियों के लिए बंद कर दी गई थी। 1 जनवरी 2004 के बाद उसके बाद भी भर्ती हुए कर्मचारी बहुत कम पेंशन के साथ सेवानिवृत्त होने लगे हैं, जो आज के जीवन यापन के खर्चों को पूरा नहीं करते। यानी NPS की बात हो रही है, जो OPS बंद हो गई है 2004 के बाद, तो यहाँ पर बात हो रही है सामाजिक संरचना के कारण वरिष्ठ नागरिकों को कभी कभी अपने बच्चों से दूर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें अपनी ज़रूरतों को स्वयं पूरा करना पड़ता है। इसलिए बढ़ती जीवन यापन लागत को ध्यान रखते हुए पेंशन में समय समय पर संशोधन किया जाना चाहिए। यानी कि आज के समय में पेंशन काफ़ी कम है, उसको सरकार बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पेंशनर के पास तमाम दोस्तों प्रॉब्लम्स होती हैं। सिर्फ एक छोटी सी पेंशन से उनका खर्च नहीं चलता है, काफ़ी खर्चे होते हैं पेंशनर के ऊपर, ये सरकार को देखना चाहिए। दोस्तों 12वां प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिएगा 12वां प्रश्न है दोस्तों, ये भी 7वें वेतन आयोग गठन 2014 में हुआ है और 1/2016 से लागू हुआ। उसके बाद मुद्रास्फीति की दर पिछले दिनों की तुलना में कम रही। यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक से भी परिलक्षित होता है, जिसका उपयोग महंगाई भत्ता यानी DA की गणना के लिए किया जाता है। 8वें वेतन आयोग को एक मिश्रित सूचकांक प्रणाली अपनानी चाहिए, जिसमें मुद्रास्फीति से सुरक्षा और औपचारिक क्षेत्र के वेतन वृद्धि दोनों को ध्यान में रखा जाए। प्रत्येक घटक के लिए उचित अनुपालन क्या होगा और कार्यान्वयन में किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा। अगले 10 वर्षों में मुद्रास्फीति CPI की वृद्धि को लेकर आपकी क्या राय है। तो यहाँ पर DA की बात हो रही है, DA पर भी क्या चीज़ चलाने की सरकार सोच रही है, मतलब सभी चीज़ सोच के चल रही है। देखिएगा क्या उत्तर दिया है, 170 शब्दों में उत्तर दिया है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के लिए जीवन रेखा है, जो उनकी वास्तविक आय को मुद्रास्फीति से कुछ हद तक सुरक्षित रखता है। महंगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिक सूचकांक, जिसका उपयोग वर्तमान में महंगाई भत्ता गणना के लिए किया जाता है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक मुद्रास्फीति को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है। CPI बास्केट में कई वस्तुओं का मूल्य रियायत या राशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली दरों पर निर्धारित किया जाता है, जबकि कर्मचारी और पेंशन भोगी खुले खुदरा बाजारों में काफ़ी अधिक कीमतों पर सामान खरीदते हैं। इसलिए एक अधिक यथार्थी सूचना सूचकांक प्रचलित खुदरा बाजार की कीमतों या सरकारी सहकारी उपभोक्ता स्टोरों की दरों पर आधारित होना चाहिए। कोविड-19 की महामारी के बाद मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई है, विशेष रूप से आवास, परिवहन और चिकित्सा खर्चों में। 4थे और 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाले एक
अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने की सिफारिश की थी। हम किसी भी हाइब्रिड इंडेक्सन दृष्टिकोण का विरोध करते हैं क्योंकि इससे मुद्रास्फीति से सुरक्षा कमजोर हो जाती है। हमारा प्रस्ताव है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को वास्तविक मजदूरी की सुरक्षा और आय में कमी को रोकने के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए एक वास्तविक सूचकांक बने। तो यहाँ पर सरकार खुद से तय करती है, लेकिन आप देखिएगा मार्केट में हर चीज़ महंगी है और सरकार सोच के चलती है 3 साल पहले की, और जबकि 3 साल बाद वो चीज़ काफ़ी महंगी होती है। तो यहाँ पर 13वां प्रश्न की बात करते हैं। ये भी दोस्तों आर्मी से CAPF से रिलेटेड है, रक्षा बलों से रिलेटेड है और रेलवे से रिलेटेड है। 13वां प्रश्न क्या है? केंद्रीय सरकार के लगभग 70% कर्मचारी रेलवे, CAPF और रक्षा बलों में कार्यरत हैं। उनके वेतन और भत्तों को निर्धारण करते समय किन किन विशेष कारकों, चाहे वे मौद्रिक हो या गैर मौद्रिक, को ध्यान में रखना चाहिए? तो NCGCM की तरफ से 147 शब्दों में उसका उत्तर दिया गया है। रक्षा, रेलवे, वर्दीधारी कर्मी और नागरिक कर्मचारियों और केंद्रीय सशस्त्र बलों को अद्वितीय जोखिम, कठिनाइयों और जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। उनके वेतन और भत्तों में इन वास्तविकता का प्रतिबिंब होना चाहिए। भारतीय सशस्त्र बल, सेना, नौसेना, वायुसेना, इसके साथ ही CAPF हमारे देश की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्षा क्षेत्र में कार्य नागरिक कर्मचारी हमारे देश की रक्षा के लिए सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। रेलवे कर्मचारी प्रतिदिन 2 करोड़ यात्रियों की परिवहन के अलावा पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं को निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने के लिए 24 घंटों 7 दिन कार्यरत हैं। विशेष रूप से रेलवे और सामान्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने कोविड-19 महामारी के दौरान, जब पूरे देश लॉकडाउन में था, सरकारी कामकाज को बिना किसी रुकावट के चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए वे 8वें CPC के तहत वेतन, भत्तों और पेंशन से बेहतर व्यवहार के हकदार हैं। तो ये बहुत कठोर और सच्ची दोस्तों बात कर दी। अब दोस्तों 15वां देखिएगा प्रश्न क्या है दोस्तों। CAPF से रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है। ये भी 15वां प्रश्न देखिएगा। सशस्त्र बलों के कर्मियों को वर्तमान में सैन्य सेवा वेतन दिया जाता है और उनके कर्तव्यों की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस संदर्भ में और उनके कार्यों की बदलती प्रकृति को देखते हुए सैनिक, नौसैनिक और वायुसेना के कर्मियों का वेतन कैसे निर्धारण किया जाना चाहिए? यह सरकारी नौकरी के शुरुआत वेतन या CAPF या पुलिस के कांस्टेबल के वेतन से किस प्रकार संबंधित होना चाहिए? तो 121 शब्दों में उसका उत्तर दिया गया है NCGCM की तरफ से। सशस्त्र बलों के कर्मियों का ऐसा वेतन मिलना चाहिए जो उनके जोखिम, तत्परता और सतर्कता को दर्शाता हो। बलिदानों को ध्यान में रखते हुए हम स्थिर सैन्य सेवा वेतन को गतिशील जोखिम और तत्परता प्रीमियम से बदलने का समर्थन करते हैं, जो CAPF, पुलिस और नागरिक प्रवेश क्षेत्रों से कम 25% अधिक होना चाहिए। सशस्त्र बलों में अग्निवीर के नाम पर निश्चित अवधि के रोजगार को समाप्त किया जाना चाहिए और अग्निवीर के रूप में चयनित और नियुक्ति सभी व्यक्तियों को नियमित किया जाना चाहिए। उनका प्रवेश वेतन आकर्षक होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट प्रगति और आवास, राशन आदि जैसे मजबूत गैर मौद्रिक लाभ शामिल हो। NCGCM का स्टाफ पक्ष सरकार से आग्रह करता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सैनिकों, नौसेना और वायुसेना कर्मियों को कभी भी पीछे ना छोड़ा जाए। उनका मुआवजा हमेशा उनकी सेवा के अनुरूप हो। तो बहुत बड़ी बात कर दी है दोस्तों यहाँ पर आर्मी के लिए। अब यहाँ पर प्रश्न 16 है दोस्तों, उसका 17वां हम देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? देश में सेवारत सैन्य कर्मियों की तुलना में सैन्य पेंशन भोगियों की संख्या अधिक है। 2025-26 में रक्षा पेंशन पर होने वाला व्यय रक्षा वेतन और भत्तों पर होने वाले व्यय से अधिक होने की संभावना है। अनुमानों के अनुरूप समग्र रक्षा पेंशन बिल में वृद्धि होने के उपकरण और शस्त्रों की खरीद, उनके रखरखाव और रक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर प्रभाव पड़ेगा। रक्षा जनशक्ति लागत पेंशन बिल में वृद्धि नियंत्रित करने के लिए आप क्या बदलाव सुझाएंगे? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सरकार जितने भी आर्मी है 1 पेंशन वाले हैं उनकी पेंशन पर कैची चलाना चाह रही, इसलिए ऐसा प्रश्न है। देखते हैं NCGCM की तरफ से क्या उत्तर दिया गया है। 81 शब्दों में उत्तर है। रक्षा कर्मियों ने राष्ट्र के लिए अपनी जवानी और स्वास्थ्य बलिदान दिया है। किसी भी सुधारक के संबंध में हमारा उद्देश्य उनके बलिदान का सम्मान करना और सेवानिवृत्ति के बाद उनकी गरिमा सुनिश्चित करना होना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा संगठन JCM स्टाफ साइड सेवानिवृत्ति की आयु में चरणबद्ध उचित मुआवजे वृद्धि, उचित मुआवजे के साथ शैक्षिक सेवानिवृत्ति और पूर्व सैनिकों के लिए बेहतर पुनर्रोजगार के अवसरों
जैसे क्रमिक मानवीय परिवर्तन का समर्थन करता है। सशस्त्र बलों के लिए परिभाषित गैर अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना जारी रहनी चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा प्रेरित और सम्मान कर्मियों पर निर्भर करती है। लागत में कटौती से इस भरोसे को कभी भी कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। तो एक भरोसा है जो कि कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों लास्ट में ये 17वां मैं जानूंगा, 18वां कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो हमने यहाँ पर पेंशनर से रिलेटेड और सैन्य कर्मियों से रिलेटेड और केंद्रीय कर्मचारियों से रिलेटेड यहाँ पर ये प्रश्न थे जो कि हमने निकाले हैं। ये 17वां प्रश्न देखिएगा, ये बोनस से जुड़ा हुआ है। उत्पादकता से जुड़ा बोनस पीएलबी को सरकारी कर्मचारियों जैसे रेलवे और डाक कर्मियों को दिया जाता है, जबकि उत्पादकता से जुड़ा बोनस कुछ विशेष केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जिसमें सशस्त्र बलों से कुछ कर्मचारी शामिल है। उत्पादकता और प्रदर्शन में उत्कृष्टता को प्रस्तुत करने के लिए बोनस संरचना को किस प्रकार पुनः परिभाषित किया जा सकता है? क्या पीएलबी तथा बोनस एक समान आधार पर जैसे सभी के लिए 60 दिन का वेतन दिया जाना रखना चाहिए, या व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर इसमें अंतर किया जाना चाहिए? तो 199 शब्दों में उत्तर दिया गया है। बोनस के ऊपर बात आ गई है, बोनस पर कैसे चलाने की बात हो रही है। सरकारी तंत्र में व्यक्तिगत प्रदर्शन पर बोनस देने का कोई अवधारणा संभव नहीं है। यह सभी कर्मचारियों सामयिक कार्य है, चाहे वे रेलवे, औद्योगिक प्रतिष्ठान हो या रक्षा उत्पादन अन्य इकाइयों। कर्मचारियों बोनस नियमित वेतन के अतिरिक्त भुगतान होते हैं, जिसका उद्देश्य प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना है, मनोबल बढ़ाना और वक्ता में सुधार करना होता है। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस का निर्धारण बोनस अधिनियम ने निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया गया है। वर्तमान में उत्पादकता से जुड़ा बोनस रेलवे कर्मचारियों, डाक कर्मचारियों और आयुध कारखानों, नौसेना, वायुसेना, सेना, डीक्यूए एवं डीजीक्यूए में कार्यरत रक्षा नागरिक कर्मचारियों को दिया जाता है। अन्य तथार्थ बोनस योजना के अंतर्गत आते हैं। बोनस की गणना मासिक वेतन पर की जाती है। यह 30 दिनों के लिए अधिकतम 7,000 रुपये तक सीमित है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र की पीएलबी योजनाओं के उत्पादकता सूचकांक एक निश्चित स्तर पर गिरते न्यूनतम 30 दिनों के बोनस का कोई प्रावधान नहीं है। यह कर्मचारियों की गलतियों के कारण नहीं बल्कि कारोबार की कमी के कारण होता है। इसलिए पीएलबी योजना में न्यूनतम 30 दिनों के वेतन के बराबर गारंटीकृत बोनस होना चाहिए। बोनस का भुगतान कर्मचारियों के वास्तविक मूल वेतन, महंगाई भत्ता, डीए पर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने आपको 18 प्रश्न जो सरकार ने पूछे हैं और उन कुछ मुख्य जो प्रश्न थे जो पेंशनर से जुड़े हैं, केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े हैं और आर्मी से जुड़े हैं, उन्होंने दोस्तों क्या उत्तर दिया है, एनसीजीसीएम ने क्या क्या उत्तर दिया है उन मुख्य प्रश्नों का, वो मैंने आपको दिखा दिया। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है? क्या सरकार टाइम पास कर रही है? ये सीपीसी को ये लंबा खींचना चाहती है? आपको क्या लग रहा है? क्या सरकार सच में सीपीसी की ये सभी जो मांगे हैं उन पर विचार करेगी या खुद से ही सब कुछ निर्धारण कर देगी? ये सरकार ड्रामा कर रही है इन सभी चीज़ों को? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथी।